नमस्कार। नदी घाटी की सभ्यताओं के क्रम में हमने आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पहले की कक्षाओं में चर्चा कर लिया है। उसी क्रम में आज हम मिस्र एवं चीन की सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। मिस्र की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। इस सभ्यता का विकास जो है नील नदी के किनारे, मिस्र में जो नील नदी है उसके किनारे हुआ था। नील नदी, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर तथा पूर्व में लाल सागर है। मिस्र के दक्षिण पश्चिम में रेगिस्तान है और उसके बीच में यह नील नदी बहती है जो मिस्र की भूमि को उपजाऊ बनाती है। मिस्र में नील नदी का विशेष महत्व है क्योंकि मिस्र के निवासियों के लिए पीने का जो पानी है वो यही नदी, नील नदी ही उपलब्ध कराती है। इसलिए अगर मिस्र में यह नील नदी न होती तो मिस्र का जो क्षेत्र है वो रेगिस्तान बन जाता। अतः मिस्र के निवासी जो है नील नदी की भी पूजा करते हैं। यही वजह है कि मिस्र को नील नदी का तोहफा भी कहा जाता है। मिस्र के इतिहास को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसका जो पहला भाग है जिसको पिरामिड काल कहा जाता है। मृत्यु के उपरांत प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता है उसमें 2 चीजें बहुत ही अहम है जो हमें मिली है साक्ष्य के तौर पर, जिनमें एक ममीज है। ममीज मृत्यु के उपरांत शरीर को जो है एक लेप जिस पे चढ़ा दी जाती थी जिससे लाश जो है इंसान की तो सुरक्षित बहुत दिनों तक रखी जा सकती थी। और दूसरी जो चीज मिली है वहां पे जो मानव निर्मित है, जो हैरान करने वाली है, जो विश्व के अजूबे में भी शामिल है, पिरामिड। ये मानव निर्मित है। जो स्क्रीन पर आप तस्वीर में देख रहे होंगे, पिरामिड की एक इमेज हमने लगाई है कि जरा सोचिए कि ये आप देख रहे होंगे कि नीचे से ऊपर ये वी आकार में बनाया गया है। ये इंसानों द्वारा, मानव द्वारा निर्मित है। और आप हैरान होंगे कि ये पत्थर का पिरामिड जिसको ऊंचाई तक बनाने के लिए उस वक्त इंसानों ने इसको जो है किस तरह से इसका निर्माण किया होगा, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत और हैरान करने वाला है। चूंकि मृत्यु के उपरांत मिस्र के लोगों की मान्यता थी कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें आत्मा निवास करती है, तो वो लोग दफन करते थे जमीन के अंदर शरीर को, और उसके साथ खाने पीने की चीजें भी दफन कर दिया करते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि आत्माएं इसमें निवास करती हैं और उनको जो है वो सारी चीजें, भूख प्यास और जो भी चीजें जरूरत की चीजें हैं उनके साथ रख देते थे और उसके ऊपर ये इस तरह का पिरामिड बना देते थे। तो पिरामिड की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसीलिए इस एज को पिरामिड काल भी कहा जाता है। और इसका जो दूसरा काल है वो सामंती काल है।
मिस्र के इतिहास में 2400 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक के काल को सामंती काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो सामंत थे उनकी शक्तियां बहुत बढ़ गई थी, इसलिए इस काल को सामंती काल भी कहा जाता है। और तीसरा जो काल है वो जो है साम्राज्यवादी काल है। मिस्र के इतिहास में 1800 ईसा पूर्व से 1000 तक के काल को साम्राज्यवादी काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में मिस्र का जो विस्तार हुआ था और मिस्र का साम्राज्य नील नदी से फरात नदी तक फैल गया था। फरात जो इराक में नदी है, जिसकी चर्चा हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपसे की थी, तो मिस्र का जो साम्राज्य का विस्तार हुआ था वो नील नदी से लेकर फरात नदी तक फैल गया था 1800 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। मिस्र की सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, उसकी जो शासन व्यवस्था है, मिस्र में निरंकुश शासन व्यवस्था थी, जिसका सर्वोच्च अधिकारी फारो जो राजा होता था उसको फारो के नाम से भी याद किया जाता है, और मिस्र के राजाओं को फिरौन के नाम से भी जाना जाता था। फिरौन जो भी राजा होता था उसको फिरौन की भी संज्ञा दी जाती थी। तो मैंने जो ममीज की आपसे बात की थी कि ममीज मिली हैं मिस्र की सभ्यता में और पिरामिड्स, तो जैसा कि इसमें अभी मैंने बात की कि मिस्र का जो राजा होता था वो निरंकुश शासन व्यवस्था वहां पर थी, और राजा जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो मिस्र की सभ्यता के मिस्र के म्यूजियम में जो ममीज मिली हैं, उस वक्त एक राजा जो बहुत ही फेमस है, फिरौन उसका नाम था, तो उसकी लाश जो है ममीज में लपेट के करीब मुझे लगता है कि 3000 साल से ऊपर हो गए होंगे। वो जो है मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है। तो वो अभी भी उसके जो ढांचे हैं वो आप उसको देख सकते हैं, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो मम्मी उनकी आप देख सकते हैं। तो आप हैरान होंगे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर कि बहुत ही उनकी लंबे जो है पैर हैं, और हाथ भी बहुत हम आम इंसानों से बहुत बड़े, और शरीर की बनावट जिस तरह से मतलब उनके हाथ की हड्डियां इतनी चौड़ी चौड़ी, और आप देखकर मतलब उसको हैरान हो जाएंगे। तो वो आप आज भी देख सकते हैं, दुनिया से जो पर्यटक जो भी लोग घूमने जाते हैं मिस्र में, तो उस ममीज को देखने जरूर जाते हैं। और इस्लामिक माइथोलॉजी के हवाले से भी एक मान्यता है कि वो जो है फिरौन जो था वो बादशाह था, बहुत जालिम था, बहुत ही निरंकुश और जालिम बादशाह था, जिसने अपने आप को जो है खुदाई का भी दावा किया था, और उसने कहा था कि मैं ही भगवान हूँ। उसको अपनी ताकत का बहुत गुरूर था, जिसको जो है जब उसकी मृत्यु हुई फिर उसके बाद जब उसको दफनाया गया, समुद्र में डाला गया, तो उसकी लाश को जो है समुद्र ने भी फेंक दिया। ये एक इस्लामिक माइथोलॉजी है। तो मगर ये है कि आज भी उसकी लाश को मिस्र के म्यूजियम में रखा गया है। मम्मीज जो लैब एक तरह की होती है उसमें लगा के, और वो आज भी लोगों के आश्चर्य की का विषय बना हुआ है। तो मैंने बताया कि मिस्र की जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश शासन व्यवस्था थी। उसका जो सर्वोच्च अधिकारी जिसको फारो कहा जाता था, राजा को जो है फारो भी कहा जाता था, तो राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामी वही राजा ही होता था। मिस्रवासी उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए पूजते भी थे। उसकी सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे, जिनमें प्रमुख मंत्री भी होते थे, और राज्य की जो आय का प्रमुख स्रोत था वो भूमि कर ही होता था। मिस्र का जो समाज था वो भी 3 वर्गों में विभक्त था। उच्च वर्ग में जिसमें राजा,
एवं राजवंश के व्यक्ति, सामंत, जमींदार तथा अन्य धनी व्यक्ति आते थे। द्वितीय मध्यम वर्ग में व्यापारी, व्यवसायी एवं बुद्धिजीवी वर्ग आते थे। तृतीय वर्ग कृषक, मजदूर एवं निर्धन व्यक्ति का था। इन समस्त वर्गों के रहन सहन में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। उनका जो सामाजिक जीवन था, मिस्र के निवासी भोजन में गेहूं, जौ, मांस, मछली, दूध और खजूर का प्रयोग करते थे। स्त्रियों की स्थिति बहुत ही सम्मानजनक थी। समाज में उनको जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वो सार्वजनिक तौर पर एवं धार्मिक समारोह में पुरुषों के साथ भाग भी लेती थी। उन्हें पुरुषों के समान सभी अधिकार प्रदान किए गए थे। स्त्रियों की स्थिति जो है बहुत अच्छी थी मिस्र की सभ्यता में। धार्मिक जीवन उनका जो था, मिस्र के प्रत्येक नगर का अपना देवता होता था। देवी देवताओं की संख्या लगभग 2200 के आसपास थी। इनके प्रमुख देवता जो थे सूर्य थे, जिन्हें रे, रा, होरस आदि नामों से भी जाना जाता था। मिस्र के जो निवासी हैं, देवी देवताओं के अतिरिक्त पशुओं की भी पूजा किया करते थे। इसके साथ ही मिस्रवासी अपने सम्राटों को, अपने राजाओं की भी पूजा तथा देवी देवताओं का सम्मान किया करते थे। व्यवसाय और व्यापार जो उनका था, उनका जो व्यवसाय था, मुख्य कार्य खेती करना था। नील नदी के कारण मिस्र की भूमि, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि अत्यंत उपजाऊ थी, अतः कम वर्षा होने के पश्चात भी किसान अपनी उपज पैदा करने में सफल रहते थे। उस समय मुख्य रूप से गेहूं, जौ एवं अंगूर की खेती की जाती थी। कपास भी उगाया जाता था और कृषि के साथ साथ जो है प्रमुख पशु गाय, बैल, भेड़ आदि को भी ये लोग पशुपालन भी किया करते थे। इनका जो व्यापार था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता था। विभिन्न वस्तुएं भारत से इत्र, रंग, मसाले आदि जो है वो लोग भारत भेजते भी थे और अनेक वस्तुएं यहाँ से आयात भी करते थे। अब इसके बाद जो है हम लोग चीन की सभ्यता के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चीन की सभ्यता हांगहो नदी घाटी में विकसित हुई थी। यह स्थान चीन के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। इस सभ्यता का विकास होने पर कुछ लोग दक्षिण दिशा में यांगसी क्यांग नदी की घाटी में जाकर बस गए। यह भूमि भी बहुत उपजाऊ थी। चीन की जो के जो प्रमुख राजवंश हैं, उनमें सांग वंश एवं चाउ वंश जो है महत्वपूर्ण है। सांग वंश के शासकों ने लगभग 1766 ईसा पूर्व से 1122 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनके शासन में चीन में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हुई। चाउ वंश ने 122 ईसा पूर्व से लेकर 249 ईसा पूर्व तक शासन किया। पहले काल की तुलना में इसमें अधिक विकास हुआ। इस काल को चीनी इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चीन के समाज की जो सामाजिक स्थिति थी चीनी सभ्यता की, तो ये भी वर्गों में विभक्त था। बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी वर्ग, कारीगर एवं कलाकार वर्ग, कृषक और मजदूर वर्ग। इन चारों वर्गों में कृषक और मजदूर वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। सरकारी पदों पर सिर्फ विद्वान व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। और चीनी समाज में संयुक्त परिवार की भी प्रथा का प्रचलन था। प्रारंभ में इस समाज में स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, परंतु धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर होती गई। इनके आर्थिक जीवन जो था चीन के लोगों का, इनका भी प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था। चीन में भी गेहूं, चावल, बाजरा, सोयाबीन तथा चाय की खेती की जाती थी। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी यहाँ किया जाता था और पशुओं में सूअर, भेड़ को विशेष रूप से ये लोग पालते थे। ये लोग भी व्यापारी कौम थी।
चीन के लोग भी व्यापार करते थे। रेशम उद्योग तथा इनका जो है बहुत ही विकसित उद्योग था। इस कारण चीन से रेशम का जो सर्वाधिक निर्यात दुनिया के अनेक देशों में होता था। इसके अतिरिक्त चीन के लोग कागज का भी निर्माण करना जानते थे। कागज धार्मिक जीवन इनका जो था, धर्म का विशेष महत्व चीनी सभ्यता में नहीं था। उस समय पुरोहित नहीं होते थे, परंतु लोग सर्वशक्तिमान जो शक्तियां होती थी उनकी पूजा किया करते थे, जिसे वे संगति कहते थे। संगति का जो अर्थ होता है, स्वर्ग का देवता होता है। राजा को संगति का पुत्र भी माना जाता था, इसी कारण राजा की पूजा भी की जाती थी। जैसा कि मान्यता थी कि राजा जो है ईश्वर की संतान है, तो राजा की भी यहाँ पे ये लोग भी पूजा करते थे। इस तरह से हमने आज नदी घाटी की सभ्यताओं के क्रम में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता के बारे में आज तक हमने अपनी चर्चा जो है पूर्ण कर ली है। और इसके साथ ही ये पाठ जो हम लोग जो ये यूनिट था ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे की कक्षाओं में नेक्स्ट यूनिट में फिर हम मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।